मिल गया रे रिकॉर्डिंग मैसेज? यस सर। ओके सर, यस सर। ठीक है। ठीक है, चलो। आज तो पूरा विंटर लग ही नहीं रहा है। आज बहुत गर्मी है ना सर? आप लोगों को नहीं लग रहा है? आज तो गर्मी बहुत है। हाँ विश्वजीत, आज गर्मी ज्यादा लग रहा है। बहुत ज्यादा। तो विंटर वाला फीलिंग ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज 30 जन है। सर बिहार में 3 डिग्री। बिहार में 3 डिग्री? मतलब अब क्या करें, मतलब दार्जिलिंग की जगह क्या बिहार जाए? कहाँ मुजफ्फरपुर में 3 डिग्री चल रहा है क्या? अरे पटना में। पटना में 3? अरे बाप रे। क्या अभी था या कल था या अभी है 3 डिग्री? 3 डिग्री मतलब बहुत ठंड है सर। हम लोग यहाँ पर तो गर्म देश में आ गए। अच्छा चलो, मैं रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर ही दिया, क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा देखो, कंपनी लॉ में हम लोग बात कर रहे थे सर, कंपनी मीटिंग में, है ना सर? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन 114 से लेके 100 सॉरी 88 से लेके 122 का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है? 88, सेक्शन 88 कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 88 से 2013 का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है? यस नॉमिनल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नाउ। तो फिर ये 88 से 122 का जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट किया ना सर, ये जर्नी में हम लोग ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स आई थिंक कंप्लीट कर लिए। अब आगे का जर्नी भी आगे बढ़ेगा सर। तो आज सर मैं आपको बताऊंगा सर, सेक्शन 114 से मैं डिस्कस स्टार्ट करूंगा, जहां पर मेरा मेन डिस्कशन एरिया रहेगा सर रिजोल्यूशंस के बारे में। किस चीज के बारे में सर? रिजोल्यूशन के बारे में। अब आपके मन में चल रहा होगा सर रिजोल्यूशन क्या है ना? सर रिजोल्यूशन मतलब सर कंपनी रिजोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर जो रिजोल्यूशन होता है उसके बारे में चर्चा होगा सर। अब जनरल मीटिंग में क्या रेजोल्यूशन होता है सर? मीटिंग करने के बाद रेजोल्यूशन लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे रेजोल्यूशन लिया जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देयर आर बहुत सारे, मैं आपको ओरिजिनल रेजोल्यूशंस भी दिखाऊंगा कि कैसे ओरिजिनल रेजोल्यूशंस कैसे होते हैं। मीटिंग का देखो सर, जब भी कोई बिजनेस है ना सर, जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस करेगा, स्पेशली कंपनी के केस में, वो मीटिंग करेगा, हर साल एक एजीएम करेगा। ऐसे तो मैं एजीएम का रूल्स रेगुलेशंस आगे आगे बताऊंगा आपको, एजीएम का क्या रूल्स रेगुलेशंस है। बट ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट फ्यू लेक्चर्स में एजीएम के बारे में डिस्कस करके रखा। सो आपको पता है सर एजीएम ईजीएम क्या होता है और ये डिसीजन मेकिंग कितना वाइटल है। इवन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक एजीएम में जो रेजोल्यूशन पास होता है किसी पर्टिकुलर डिसीजन में, उस रेजोल्यूशन के बेसिस में स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आता है सर। इतना बड़ा खेल चलता है सर मार्केट में। सो मार्केट में क्या होगा ये डिसीजन मेकिंग में डिपेंड करता है, और बिजनेस का फ्यूचर भी डिपेंड करता है सर। मतलब एक जनरल मीटिंग जो भी कंपनी करता है, उसमें जो भी वोटिंग रिजल्ट्स होता है या जो भी उसका रिपोर्ट निकलते हैं, उसमें मैं आपको, जैसे आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जनरल मीटिंग का एक डेमो दिखाया था इन्फोसिस का, है ना? आई होप आप लोग को हल्का सा याद होगा, है ना सर? मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या था वो डिस्कशंस। अच्छा, और को का कुछ दिक्कत हो रहा होगा, क्या प्रॉब्लम है आपको का? आई थिंक नेटवर्क इशू है, ठीक है। चलो देखते हैं, एक सेकंड रुको तो। ओके,
तो देखिए जरा, ये जो सर स्क्रीन शेयर है आप लोगों को, मुझे इतना बता दो सर। यस सर। ओके, देखो सर, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा है ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हम लोग सेक्शन 88 से लेके 122 का एरिया कवर कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर के बारे में, एनुअल रिटर्न के बारे में, मीटिंग क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग क्या है ना, मतलब मीटिंग करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होना चाहिए, या क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक कोई भी मीटिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या कैसे नोटिस भेजना है, किसको नोटिस भेजना है, कितना दिन पहले भेजना है, ये सब डिस्कशंस हम लोगों ने किया है ना सर। अब क्योंकि हमें ये सब टॉपिक ऑलरेडी पता है, तो मैं ज़्यादा और उसमें टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको डायरेक्टली लेके आ जाऊंगा रिजोल्यूशंस पे, ठीक है। अच्छा, इवन हम लोग सर प्रीवियस लेक्चर में कोरम के बारे में भी डिस्कस करके रखा, कोरम क्या है, चेयरमैन क्या है, वोटिंग, लास्ट क्लास तो सर वोटिंग पे था। यस्टरडे वाला जो यस्टर वीक का जो क्लास था, प्रीवियस वीक का, उसमें मैंने आपके साथ वोटिंग के बारे में डिस्कस किया कि जनरल मीटिंग में जब वोट होता है, जैसे कि देश में वोट होता है, उसी तरह से कंपनी में भी वोट सकता है। अब कंपनी का जो वोटिंग होता है उसमें किसी पर्टिकुलर मैटर में हाँ ना बोला जाता है ना, मतलब आपका वोट किधर पड़ेगा, मतलब आप किसी पर्टिकुलर मैटर में फेवर में हो कि अगेंस्ट में हो, ठीक है। तो आप कैसे कैसे वोट दे सकते हो, पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम के बारे में भी मैंने आपके साथ बात किया, शो ऑफ हैंड्स। तो ये एक एरिया ऑफ डिस्कशन था। कोरम मीटिंग में क्या प्रॉपर मेंबर प्रेजेंट है कि नहीं है, कितना कंपनी का मेंबर है, और उसमें ऐसे मानो 1000 मेंबर है तो कितना लोग आने से मीटिंग किया जाएगा, इसके बारे में कोरम का डिस्कशन था सर, कोरम, ठीक है। फिर चेयरमैन का रोल प्ले, कोई भी बिजनेस मीटिंग में चेयरमैन का रोल प्ले क्या होता है, ठीक है। हाँ, और को आवाज আসছে, রিজন করেছিস? হ্যাঁ স্যার আসছে। ओके, तो बेसिकली ये जो एरिया है ना सर, ये मैंने लास्ट कुछ क्लास में कवर किया। अब आगे जो मुझे कवर करना है, जैसे कि आज मैं आपके साथ रेजोल्यूशंस पे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, कंपनी रेजोल्यूशंस, मीटिंग करने के बाद जो डिसीजन होता है। ये रेजोल्यूशन न्यू ईयर रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है सर। सर क्या बात करते हो, कहाँ न्यू ईयर रेजोल्यूशन और कहाँ कंपनी रेजोल्यूशन? हाँ सर, बात वही है, बस न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रेजोल्यूशन है। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो कोई इतना रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करके नहीं लेता है ना सर। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो ऐसे ही ले लिया जाता है, ठीक है, कि हाँ चलो इस साल से हम लोग ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि सुबह सुबह उठेंगे, हाँ थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखेंगे, पढ़ाई ठीक से करेंगे, या जो भी हो, ठीक है, बड़े का बात सुनेंगे, किसी को छोटा बड़ा बात नहीं करेंगे। जिसका जो भी गलती है वो कोशिश करता है कि हर साल रेजोल्यूशन लेके वे आगे से मैं सही हो जाऊंगा। ये जो गलती मैं करता हूँ, ज्यादा मोबाइल देखता हूँ, हाँ पढ़ाई कम करता हूँ, मोबाइल में गलत कंटेंट देखता हूँ, जो भी, ठीक है, लोग अलग अलग, सबका अपना अपना है सर, ठीक है। तो उसके हिसाब से बचपन से लेके अभी तक ज्यादा टीवी नहीं देखना है। जैसे मेरा बचपन में एक था कि मैं क्रिकेट मैच इतना ज्यादा मैं देखता था कि मैं, मतलब नशा था मेरा, भगवान के लिए ये नशा मेरा अभी चला गया सर। समय के साथ साथ नशा भी चला जाता है। तो एक समय था कि अगर मानो कि क्रिकेट मैच चल रहा है, स्पेशली अगर इंडिया का मैच चल रहा हो, तो एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पूरा मैच देखता था, बॉल बाय बॉल। मतलब 3-3-6 घंटे का मैच था, मैं सारा पूरा का पूरा मैच बैठे बैठे देखता था सर। इसमें प्रॉब्लम और कुछ नहीं, समय बहुत नष्ट होता था, है ना। मैच देखना है देखो, बीच बीच में देखो, इतना क्या नशा है, बट मेरा था नशा। तो मैंने रेजोल्यूशन लेता था हर साल, ठीक है, क्योंकि इसका असर मेरे एग्जाम में पड़ता था। मार भी खाता था सर घर से, लेकिन क्या करें, ऐसा तो था। एक बार फाइनल एग्जाम था क्लास 10 का या 9 का, इंडिया पाकिस्तान मैच था। तो मैं घर पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं मैच नहीं देखूंगा तो मैं पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है मेरा, मतलब इतना बदमाशी था सर, ठीक है। तो फिर माँ ने इतना गुस्सा कर लिया, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नेक्स्ट दिन मैं सोचा कि टीवी देखूंगा। टीवी टीवी की जगह नहीं सर, टीवी को पैकिंग करके कहाँ उठा दिया गया, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ और फाइनल एग्जाम है, फिर भी मैं मैच देख रहा हूँ। तो मेरा रेजोल्यूशन आया फिर बाद में कि ठीक है अब से मैं टीवी मैच नहीं देखूंगा। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड रिजोल्यूशन अनऑर्गेनाइज, मतलब वे ऑफ रिजोल्यूशन कैसा होता है, ठीक है। ये आप सबकी लाइफ में भी होंगे सर, अभी भी होता होगा, एज वाइज रेजोल्यूशन भी बदलते हैं। तो फिर आपके मन में चल रहा होगा सर कि कंपनी रिजोल्यूशन क्या होता है ना सर।
मैंने जो रेजोल्यूशंस वाला बात किया, क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं होता है? चाहे न्यू ईयर में लो या फिर मतलब नॉन न्यू ईयर में लो, बट लेते तो होंगे। बोलो सर, इतना तो मुझे बता दो। हाँ, और को नवोनील, ऐसा रेजोल्यूशन होता है कि नहीं होता आप लोगों का? कम बेसी? अरे हाँ या ना? किसी का आवाज नहीं आ यस रहा सर। है? ये सर, ओके सर, ठीक है। तो सर ये कंपनी रिजोल्यूशन कैसे होता है? ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्या रिजोल्यूशन ले लिया जाता है कि जिसके बारे में हमें इतना डिटेल्स में पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और उसके बारे में कंपनी लॉ ने अलग से सेक्शन भी बोल दिया। हाँ, सेक्शन मतलब एक अलग सेक्शन दे दिया लॉ के अंदर, और आपको बोल बोल रहा है कि भाई आप सेक्शन को पढ़ो, जानो, और रेजोल्यूशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ के एग्जाम में भी सवाल का जवाब दो। ऐसा बात कर रहे हैं सर। अब चलो, बात करने के लिए तो बहुत कुछ, लेकिन जानना तो पड़ेगा सर, कोई उपाय तो है नहीं। जैसे अगर आप थोड़ा सा देखोगे, ये इन्फोसिस का एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे इन्फोसिस के वेबसाइट से ही मिला सर। समरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द 41st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड कब हुआ था सर? जून 25 2022 को। सर ये जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली ना मीटिंग ऐसा ही होता है, और आप देख স্যার আমি सकते हो। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। আর একবার রিজয়েন করো, মোস্ট প্রবাবলি তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। হ্যাঁ, मोस्ट এবার प्रॉब्ली পেয়েছি এবার नेटवर्क পেয়েছি इशू এবার है। পেয়েছি। पेज ओके। ये देखिए सर, হ্যাঁ ये देखिए, ये एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है, ठीक है, जो सभी मतलब जो भी मेंबर्स वगैरह है उनको शेयर किया गया है। देखिए बीएसई लिमिटेड को दिया गया इन्फोसिस की तरफ से। ये मैंने पहले भी दिखाया था, मैं फिर दिखा रहा हूँ। प्रोसीडिंग्स ऑफ द 41st एजीएम, ठीक है। अब 41st एजीएम में देखो क्या लिखा है। द बिजनेस मेंशन इन द नोटिस डेटेड May 21 2022 वाज ट्रांजैक्टेड इन दिस रिगार्ड। मतलब कौन सा बिजनेस हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अब बिजनेस के बारे में जिसको नॉलेज नहीं हो रहा है ना, उनको बता दूं कितना तरह का बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है सर मीटिंग में। प्लीज मुझे बता दो, विश्वजीत, कोई भी, एनीवन, कितना तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है मीटिंग में मेनली? बोलो ना। हाँ सर, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक स्पेशल बिजनेस और एक ऑर्डिनरी बिजनेस। हेलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना सर? स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डिनरी बिजनेस, दो तरह का बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, जैसे অর্ডিনারি हम क्या, বিজনেস এজিএম এ হয়, বিজনেস ইজিএম এ। हाँ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप एजीएम में स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस जो है ना उसको एजीएम में ही करना है। बात को समझे। ऐसा नहीं कि स्पेशल बिजनेस होगा तो उसको एजीएम में करना है, ऐसा नहीं है। हम स्पेशल बिजनेस का डिस्कशन भी एजीएम में कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम में ही होता है। ओके। और ईजीएम तब बुलाया जाता है, ईजीएम कब कॉल किया जाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। যখন এজিএম এ কোনো ব্যাপারে আলোচনা হলো না, এবারে সেই বছরে কোনো ব্যাপারে ডিসিশন নিতে হবে, তখন সেই বছরের মধ্যে এজিএম করা যাবে না, তখন সেটা এজিএম একটা করা যেতে পারে। थैंक यू नवनीत, थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है, मतलब अगर मुझे मानो कि मैंने एजीएम कर लिया, जैसे मानो ये इन्फोसिस यहाँ पर एजीएम कर रहा है, उसका नोटिस आपको दिया है, ठीक है, ये देखो जून 25 2022 को, और उसका नोटिस भी आगे से वो भेज रहा है। तो अगर मानो कोई मीटिंग में कोई डिस्कशंस पर्टिकुलरली हो नहीं पाया, तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग करना जरूरी है, तो नेक्स्ट एजीएम के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो तब क्या करता है कंपनी, ईजीएम बुला लेते हैं सेम ईयर के अंदर, ठीक है, तो उसे हम लोग फिर ईजीएम कहते हैं। ऐसे डोंट वरी सर, ईजीएम एजीएम के बारे में ना डिस्कशन आएगा सर, ठीक है। जैसे कि मैं आज आपको मैं रेजोल्यूशंस पढ़ाने जा रहा हूँ ना सर, अब रेजोल्यूशन जैसे ही खत्म होगा फिर मैं मीटिंग बताऊँ, मिनट्स के बारे में बताऊंगा, और मिनट्स खत्म होने के बाद मैं आपको एजीएम और ईजीएम पे डिटेल्स बात करूंगा, ठीक है। इसके ये जो चैप्टर चल रहा है ना, सेक्शन 88 से लेके 122, ये बहुत वाइटल चैप्टर है सर कंपनी लॉ पर्सपेक्टिव वाइज, क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि
एक कंपनी किस तरह से अपने आप को मैनेज करता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ना सेक्शन 88 से लेके 122 के बीच में ही बोला हुआ है। और आज हम लोग पहुंचे हैं सर 114 से 117 के बीच में। इससे पहले मैंने बाकी सेक्शंस कवर कर दिया, और बाकी जो बचा बचा कुछ सेक्शंस है वो मैं आगे आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज तो मैं आपको रिजोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, फिर जैसे ही रिजोल्यूशन खत्म होगा फिर मैं आपके साथ मिनट्स में बात करूंगा। तो मिनट्स क्या होता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, कि कंपनी में जो भी मीटिंग होता है, मीटिंग का जो भी एक समरी पॉइंट निकलता है ना सर, उसको एक पर्टिकुलर कॉपी में लिखा जाता है, तो उसे मिनट्स कहते हैं, जिसे सेक्शन 118 में बोला है। और जैसे कि आप लोगों के मन में चल रहा है सर एजीएम के बारे में थोड़े डिटेल्स में बोलो, तो मैं वो भी आपके साथ बात करने वाला हूं सर। जो सेक्शन 96 के अंदर मैं आपके साथ बात ऑलरेडी एक बार किया था, पर फिर मैं करूंगा कि जनरल मीटिंग का थोड़ा डिटेल्स, ठीक है। एजीएम क्या है, ईजीएम क्या है, और क्यों बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। थोड़ा रुक जाओ, आगे आगे सब हो जाएगा सर, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा रिजोल्यूशन बता दूं, ठीक है, कि कंपनी मीटिंग में रिजोल्यूशन कैसे लेता है, और रिजोल्यूशन लेने के बारे में लॉ क्या कहता है, और उस रिगार्डिंग में कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के क्लास में, ठीक है। और कितना तरह का रिजोल्यूशन होता है इसका भी चर्चा करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ सर कि ऑलवेज आप मार्केट में इस तरह का मीटिंग के रिपोर्ट के बारे में, जैसे ये जो मीटिंग का नोटिस है, ये किसने भेजा, ये कंपनी के बिहाफ से कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। ये देखो सर एजीएस मणिकांत कंपनी सेक्रेटरी, उसने इसको ड्राफ्ट करके सबको भेजा जिसको जिसको जरूरी है। डायरेक्टर्स इन अटेंडेंस, कौन कौन मीटिंग में अटेंड किया उसका भी डिटेल्स बोला है, ठीक है। सर किसी कंपनी का सीए या सीएस कैसे बन सकते हैं? किसी कंपनी का सीए या सीएस? सीए या सीएस मैं समझा नहीं। सर जैसे किसी कंपनी का मतलब जैसे रिलायंस का सीए हुआ या फिर किसी दूसरे कंपनी का, वैसे हाँ, क्वेश्चन क्या है तेरा? वो पर्सनल सीए उस कंपनी का कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? कुछ नहीं, कंपनी रिक्रूट करता है उनको, मतलब कंपनी बेसिकली उनको उनका सजेशन लेता है। तो ये बेसिकली एक फार्म की तरह होता है जो कंपनी के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। जब आप लोग आगे आगे सीए या सीएस बन जाओगे कंप्लीटली, तब आप अपना फार्म ओपन करोगे ना, तो कंपनी जो होगा, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, वो किसी ना किसी चार्टर्ड के अंडर पे अपना कंपनी को, या किसी सीएस के अंडर पे कंपनी को चलाएगा। तो कंपनी का जो भी लीगल कंप्लायंस का मैटर है वो एक कंपनी सेक्रेटरी देखता है, ठीक है। तो लीगलिटी को देखने के लिए सीएस को रखा जाता है, और कंपनी ऐसे सीएस को मतलब जो फार्म है उनके साथ कम्युनिकेट कर लेता है, सीएस फार्म के साथ, और फिर कंपनी का जो भी लीगल मैटर है वो सीएस फार्म कर लेता है। ये बेसिकली एक, आगे आगे ये सब समझ जाओगे सर, ये बहुत सिंपल होता है, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर सर रैंकर बनते हाँ बोलो, मैं समझा दी। मतलब ये सब जो रैंकर आता है फाइनल में वही? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, रैंकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कौन बोला कि रैंकर होने से तभी होता है? कोई भी, जो कोई भी कंपनी मतलब सीएस बनने के बाद अपने फार्म लेके, अपना लाइसेंस लेके प्रैक्टिस करना चालू करता है, या सीए बनने के बाद किसी के साथ भी कंपनी आ सकता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे कोई छोटा मोटा कंपनी, टाटा रिलायंस को छोड़ो, मतलब जहां जहां सीएस का साइन मास्ट है, जहां जहां सीए का साइन मास्ट है, तो कंपनी क्या करता है रियल लाइफ में, हो सकता है कि उनको साल भर सैलरी पेमेंट वो नहीं कर सकता, फीस पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो एक कांटेक्ट कर लेता है कि भाई हम लोगों का जब जब लीगल कंप्लायंस का मैटर आएगा, तो उस टाइम पे आप मेरे रिपोर्ट में साइन कर देना, और बदले में आपका फी ले लेना, ठीक है। तो बेसिकली वो कंपनी का सीए या सीएस हो गया, ठीक है, जहां जहां उनका जरूरत पड़ा। रैंक का कोई मैटर नहीं है सर इसके साथ, ये सब प्रैक्टिसिंग के साथ है। कौन बोला रैंकिंग? रैंकिंग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। रैंक तो बस जो जिनको रैंक होता है ना सर, जो लोग रैंक होल्डर होता है, उनको ना थोड़ा सा पहले मौका मिलता है मार्केट में, ठीक है। मतलब स्पेशली जॉब फील्ड में, मतलब जो कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो जो जॉब के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा बाकी लोगों से पहले मौका मिलेगा, बिकॉज उसका स्कोर ज्यादा है, उसका रैंक होल्डिंग है, तो कंपनी इंस्टीट्यूट खुद उसको प्लेस करेगा थोड़ा पहले, बस यही थोड़ा सा उनको सुविधा होता है। बाकी जिंदगी का रेस में कोई रैंक लाए ना लाए वो तो आगे आगे पता चल जाता है सर, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि जो बिना रैंक वाले हैं इनका कुछ नहीं है, सब एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे नॉलेज लोगों को मिलता है सर, ये ऐसा कोई बात नहीं। यस। ओके सर, आगे देखो। तो अब रिजोल्यूशंस के बारे में, अच्छा, बाकी अगर आप डे टू डे कंपनी रिलेटेड मैटर को अगर आप देखना चाहोगे, जैसे इन्फोसिस का मैंने यहाँ पर लिखा,
देखो वोटिंग रिजल्ट्स भी यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। ये मैंने इन्फोसिस के साइट से निकाल रहा हूँ। एनुअल रिपोर्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सिडियरी फाइनेंशियल, ईएसजी रिपोर्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन, एनुअल रिपोर्ट, एजीएम प्रोसीडिंग्स, एजीएम वोटिंग रिजल्ट्स, देख रहे हो ना। ये देखो ये वोटिंग रिजल्ट्स है, मैं इन्फोसिस के साइट से ही आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप वोटिंग रिजल्ट्स भी देखना चाहोगे, यहाँ पर आपको वोटिंग रिजल्ट्स में मिल जाएगा, मतलब किस मैटर में क्या वोट हुआ है, कौन कितना परसेंटेज वोट दिया है। ये मेरा लास्ट दिन का डिस्कशन था सर। प्रीवियस डे मैंने जो डिस्कशन किया ना, ये देखो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के लिए वोट हुआ था। ये देखो रेजोल्यूशंस रिक्वायर्ड, ये देखो रेजोल्यूशन नंबर 3, देख रहे हैं सर आप लोग? हेलो, रेजोल्यूशन नंबर क्या है? ये 3 है। किस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन है? ऑर्डिनरी या कि स्पेशल है? तो बोलते हैं ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ ननंद एम नीलकेनी, जो बेसिकली कौन है? इन्फोसिस के डायरेक्टर है, ठीक है। लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशन वाइज उनका रिटायरमेंट हो रहा है, उनकी जगह कोई और आएगा। वेदर प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप आर इंटरेस्टेड इन द एजेंडा, यस, ठीक है। कैटेगरी मोड ऑफ वोटिंग देके रखा है। ये देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे आप लोग? ये देखो मोड ऑफ वोटिंग, ई वोटिंग, देखो 3 तरह का है। ई वोटिंग है, पोल है, पोस्टल बैलेट है। मैंने लास्ट दिन के क्लास में आप लोग ये सब पढ़ाया था। वोटिंग के क्लास में मैं आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? प्रीवियस वीक हम लोग जो पढ़ाई किया उसमें ये देखो कितना तरह का वोट था। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स 107, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 108, वोटिंग बाय पोल 109 एंड वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट 110। देख पा रहे हैं ना? बस इसी तरह से कंपनी में भी मोड ऑफ वोटिंग बोल देता है। कौन कितना नंबर शेयर होल्ड करता है, देखो प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग कितना है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब इन्फोसिस कंपनी में सरकारी कंपनी या सरकारी इंस्टीट्यूशन लाइक एलआईसी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनका कितना शेयर होल्डिंग है। तो नंबर ऑफ शेयर देखो, प्रोमोटर का कितना, सरकारी इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी वगैरह कंपनी का कितना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग में किसका कितना परसेंटेज है वो भी यहाँ पर बता रहे हैं सर, ठीक है। तो आप ये सब ना कैलकुलेशन एक बार गो थ्रू कर सकते हो, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये वोटिंग रिजल्ट्स भी डिपेंड करता है कि रेजोल्यूशन पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर। देखो रेजोल्यूशन नंबर 3 था, अब आगे जाओगे तो आपको और रेजोल्यूशन मिलेगा। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ सर प्रैक्टिकली कि कैसे कैसे। देखो रेजोल्यूशन नंबर 5 देखो, रेजोल्यूशन नंबर 5 देखिए आप जरा। रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी और स्पेशल, क्या लिखता है? स्पेशल। स्पेशल क्यों? क्योंकि ये, अच्छा एक बात सर, अब आपके मन में किसी किसी के मन में चल रहा है सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है ना? आप लोगों को पता है सर, यू ऑल नो। ऑर्डिनरी मतलब अड्डा, है ना। अड्डा मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, कंपनी का अकाउंट्स डिस्क्लोज करना, ठीक है, और ऑडिटर को रिक्रूट करना और उनका रेम्युनरेशन फिक्स करना, ये अड्डा होता है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स पहले। अड्डा को छोड़ के, अड्डा को छोड़ के, अड्डा मतलब नॉर्मल अड्डा नहीं रे बाबा, जो हम लोग बंगाली लोग अड्डा देना पसंद करते हैं ना चाय की दुकान में अड्डा, वो वाला अड्डा नहीं। ये कंपनी का अड्डा है, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, जो हर साल कंपनी करता है, और ये मैंडेटरी एक तरह का है, ठीक है। तो अड्डा छोड़ के बाकी जो कुछ भी डिस्कशंस होता है उसे हम लोग ऑर्डिनरी मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, मतलब स्पेशल बिजनेस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत पड़ेगा अगर किसी चीज में, जैसे रीअपॉइंटमेंट ऑफ डी सुंदरम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये नॉर्मली कोई ऑर्डिनरी मैटर नहीं था, तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया। अब आगे স্যার आगे, আরেকবার বলুন। हाँ बोल, বুঝলাম না। রিকানেক্টিং হয়েছিল। মেসেজ কর, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে, খুব ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে। অর্ক কিছু বলছিস? হ্যালো, প্রচন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে, আমাকে একটু মেসেজ করে লিখ না কি লিখছিস, কি বলছিস, হোয়াটসঅ্যাপ কর একটু। প্রচন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কোশ্চেনটা, আমাকে একটু মেসেজ করে লিখে দে। ठीक है सर, ओके। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर। আর একবার বলুন, अच्छा कौन पॉइंट আর একবার बोलबो, कौन सा पॉइंट আর একবার बोले रे? वो रेजोल्यूशन वाला?
अड्डा 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 के बारे में बोल रहे हैं बाबू, आई डोंट वरी, वो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बोल के रखा, एक बार क्लास गो थ्रू कर लेगा समझ में आ जाएगा। और को बुझते पारली कथाटा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बोल के रखा, लास्ट 2-3 लेक्चर फॉलो करेगा ना, ये सब अड्डा वगैरह मैंने बोल के आया, तो वहां से मिल जाएगा। बस इतना याद रख कि अड्डा का मतलब होता है, ठीक है, अड्डा का मतलब होता है मतलब अड्डा मतलब होता है जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस इन द सेंस कि जब हर साल बिजनेस मतलब हर एक कंपनी को ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कशन करना ही पड़ता है, जिसमें कंपनी अपना अकाउंट्स के बारे में बात करता है, डिस्क्लोज करता है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करता है रिटायरिंग की जगह, ठीक है, किसी को हटाने वाला बात नहीं है, जो रिटायर कर रहे हैं उनकी जगह किसी और को लाना है। डिविडेंड के बारे में बात करता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना करे, और ऑडिटर अपॉइंटमेंट करते हैं और ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं, इसे अड्डा कहते हैं। और अड्डा मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस, और ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस होता है उसको स्पेशल बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, नॉर्मली ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है, बट अगर बिजनेस स्पेशल हो तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत पड़ता है, ठीक है। बट बाकी आगे डिस्कशन करते हैं सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं। अब आप लोगों को अगर ज्यादा डिटेल्स में नॉलेज चाहिए ना, तो आप किसी कंपनी के साइट में जाके, जैसे कि मैंने इन्फोसिस का आपको बताया, आप ऐसे निकाल के पढ़ सकते हो, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करने के लिए। ऐसे नॉर्मली क्या होता है ना, जब कोई बंदा किसी फार्म में काम करता है, तो फार्म में काम करते करते अगर फार्म में एक्सपोजर मिलता है ना, ये सब डिटेल्स में काम करना पड़ता है। तो अगर आप फार्म में काम करते हो अभी या ना करते हो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर जो लोग ऑलरेडी फार्म में काम करते हैं और साथ साथ में पढ़ाई करते हैं। तो अगर उनको फार्म में वो सब एक्सपोजर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर ना भी मिले कम से कम पढ़ाई के साथ साथ तो कर लो, है ना। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं हम लोग रेजोल्यूशंस। सर तब से बोले जा रहे हो रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन, कब पढ़ाओगे रेजोल्यूशंस? अरे सर बता रहा था रेजोल्यूशंस कहाँ काम आता है, रियल में कैसे होता है, ठीक है, और किस तरह से कंपनी उसके बारे में रिपोर्ट दिखाते हैं, तो वही मैं बता रहा था। अब मैं अब किताबी बात कर लूंगा, है ना। इतना देर से मैं किताब से बाहर घूम रहा था, अब किताब में आ जाऊंगा सर। चलो आ गए सर नोट्स के अंदर। अब हम लोग ये स्टडी नोट से ही देख लेते हैं कि रेजोल्यूशंस के बारे में क्या क्या बोला है और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। कहाँ चला गया, 114 114 114, ये रहा। चलो ठीक है। अच्छा देखो क्या बोलता है, बोलता है कि इन लेमैन लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज मतलब आम आदमी के भाषा में, ठीक है, या फिर जो लेबर लोग होते हैं ना, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप टाइप्स, ठीक है, उनको लेमैन बोलते हैं ना। In layman's language, resolution is the formal decision of an organization while transacting a business at a meeting. अब मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, मैं तब से वही बात कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब अड्डा, और अड्डा को छोड़ के जो भी बिजनेस है वो सब स्पेशल बिजनेस है। अड्डा मतलब कंपनी का अकाउंट्स डिस्क्लोज करना, ठीक है, कंपनी का अकाउंट्स डिस्क्लोज करना, ठीक है। ये देखो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लोगे ना, यहाँ से एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लोगे ना, जैसे ये इन्फोसिस का है, अब ये देखो यहाँ पर नीचे जाओगे ना, आपको पूरा कंपनी का एनुअल अकाउंट दिख जाएगा, कंपनी का पीएल बैलेंस शीट सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएगा। अब मीटिंग में कंपनी अपना एनुअल अकाउंट्स वगैरह को डिस्क्लोज करता है, ठीक है, और ये डिस्क्लोज करना एक मैंडेटरी काम है सर, ठीक है, कि एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ठीक है। हर साल कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल, कंपनी का पीएल बैलेंस शीट, ये सभी डिटेल्स कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर, लुक एट हियर, ये क्या है, ये क्या था सर कंपनी का, रुकना सर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल था, ठीक है, आप इसी नीचे नीचे जाओगे आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का पीएल बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करना, एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में बात करना, ये सभी अड्डा में आता है और वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है सर, इन लेमैन्स लैंग्वेज रेजोल्यूशन इज द फॉर्मल डिसीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल ट्रांजैक्टिंग अ बिजनेस एट अ मीटिंग। ओके, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा समझो सर, कहता है कि ये मोशन which has obtained the necessary majority vote in its favor becomes a resolution। अब आपके मन में चल रहा होगा सर मोशन क्या है, सर मोशन मोशन मतलब कोई भी मैटर जिसके बारे में बात होने वाला है या होना चाहिए, ठीक है, या बात को रखा गया है,
A motion which has obtained the necessary majority vote in its favor. अगर किसी पर्टिकुलर मैटर जिसको मीटिंग में उठाया गया कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, अब बात को समझे। एक सिंपल मैटर मैंने आपके सामने रखा, ये मोशन है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा हाँ या ना। अगर फेवर में वोट ज्यादा है तो रेजोल्यूशन पास होगा कि हाँ डिक्लेयर करेगा। अगर अगर अगेंस्ट में वोट ज्यादा है, ठीक है, तो फिर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि किसी पर्टिकुलर मैटर में रेजोल्यूशन लेने से पहले वो मैटर को मीटिंग के सामने रखा जाता है, और वो जो पर्टिकुलर, जैसे कोर्ट में भी आप देखना कि मोशन चलता है कि ये पर्टिकुलर मैटर में डिस्कशन है, जो मैटर में डिस्कशन चल रहा है ना उसको मोशन कहते हैं। अब मोशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड द नेसेसरी मेजॉरिटी वोट इन इट्स फेवर, अगर उसको मतलब अपने फेवर में वोट मिल गया तो वो रिजोल्यूशन में बदल जाएगा। तो एक्चुअली जो पहले मोशन रहता है वो बाद में रिजोल्यूशन हो सकता है। व्हेन ए रिजोल्यूशन इज पास्ड अ कंपनी इज बाउंड बाय इट। और अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर मैटर में रिजोल्यूशन पास कर देगा, अब आगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक जैसे कि मैं आपको बचपन वाला बात कर रहा था, वो अलग बात कि हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं और भूल जाते हैं, है ना। नॉर्मल बात क्या होता है ना सर, हम आम आदमी का बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान और बुरा इंसान में ही तो फर्क है। अच्छा इंसान जो वादा करता है उसे निभाते हैं, और बुरा इंसान वादा करके निभा नहीं पाता। ठीक है, खुद से, है ना, एटलीस्ट खुद से वादा करके खुद को तो निभाओ, यही तो चक्कर है सर। अब बात को समझे सर। तो कंपनी जब एक रिजोल्यूशन पास कर देता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे ननन नीलकेनी का, ठीक है, मिस्टर ननन नीलकेनी, जो कौन था सर, इन्फोसिस में डायरेक्टर के पोस्ट में था सर, है ना। ये देखो, अच्छा ये कहाँ चला गया, ये वाला अपॉइंटमेंट ऑफ ननन एम नीलकेनी एज ए डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, मतलब उनका टाइम हो गया है 5 साल, और मैक्सिमम टाइम कवर, और नॉर्मली 5 साल का होता है। ऐसे इसके बारे में डायरेक्टर वाला चैप्टर में ज्यादा समझ में आता है कि डायरेक्टर का क्या नियम वगैरह है। बट नॉर्मली अभी इतना समझो कि एक डायरेक्टर का जो नॉर्मल टाइम पीरियड था वो निकल गया, एक्सपायर हो गया, अब उनके जगह में कोई न्यू डायरेक्टर आएगा। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो गया तो उनके जगह में न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ननन एम नीलकेनी एज ए डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब ये डिसीजन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के तहत लिया जाएगा। अब अगर ये पर्टिकुलर पहले मोशन था फिर बाद में रिजोल्यूशन हो गया, अब कंपनी को फॉलो करना है। जैसे रिजोल्यूशन नंबर 4 देखो आप इन्फोसिस में क्या कहता है, रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड क्या है, ऑर्डिनरी की स्पेशल, देखो क्या बोलता है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डेलॉयट हस्किंस सेल्स एलएलपी। ये कौन है सर, ये कौन है, ये डेलॉयट हस्किंस सेल्स एलएलपी। सर आप लोग बिग 4 फार्म के बारे में तो सुने हो, है ना, उसमें आप लोग ईएनवाई, केपीएमजी, ईएनवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, है ना, उसी में से एक बड़ा फार्म है, चार्टर्ड फार्म है इंटरनेशनल लेवल का, डेलॉयट, जो इंडिया में भी बहुत बड़ा काम करता है सर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। तो reappointment of Deloitte Haskins Sells LLP chartered accountants and statutory auditor of the company. ओके, मतलब इनको कंपनी का ऑडिटर बनाया जाए और उनका रेमुनरेशन फिक्स किया जाए। ठीक है, मतलब कितना पेमेंट लेके ऑडिटर काम करेगा। अच्छा, ऑडिटर क्या सैलरी में काम करता है, हेलो, ऑडिटर क्या कंपनी में सैलरी लेके काम करता है, नहीं सर, ऑडिटर किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, याद रखें सर। जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, मतलब ऑडिटर के काम करते हैं सर, वो कभी भी किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, और ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर से अपनी कंपनी का ऑडिट करवाए और उसका रिपोर्ट दुनिया के सामने रखे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर काम है ना सर, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करना, जैसे डेलॉयट को अपॉइंट करना एज एन ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन्फोसिस के ऑडिटर के तौर पे डेलॉयट को अपॉइंट करना और उनका रेम्यूनरेशन को फिक्स करना, ये भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। और इसके लिए भी जो रिजोल्यूशन चाहिए होता है वो भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही काम बन जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में फिर से चल रहा है सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या है, आगे आते हैं सर। लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कि कोई भी मोशन जब उसके फेवर में वोट मिल जाए उसे हम रिजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी रिजोल्यूशन पास होता है मीटिंग में कंपनी को उसे फॉलो करना चाहिए। इतना सा सिंपल सा बात है सर।
अब डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशंस के बारे में क्या कहता है? मोस्ट मैटर्स कम बिफोर अ मीटिंग बाय वे ऑफ ए मोशन। मीटिंग में ज्यादातर बातें मोशन के तौर पे आते हैं सर। जब भी कंपनी मीटिंग होता है ना, कंपनी मीटिंग हमेशा होता रहता है सर, ठीक है, किसी ना किसी कंपनी का मीटिंग लगा रहता है। जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में कनेक्टेड है ना, इनको बहुत जरूरत पड़ता है। आम आदमी में से देखो, जो कंपनी का बंदा है उसको तो चाहिए ही कंपनी का इंफॉर्मेशन, लेकिन जो कंपनी का बंदा नहीं है, मतलब कंपनी में काम नहीं करते, कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, उनको मीटिंग के बारे में पता कैसे लगता है? वो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा होगा, है ना। जैसे जो नॉर्मली स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट इन्वेस्टर हैं, उनको कंपनी मीटिंग के बारे में बहुत उत्साह होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी मीटिंग में क्या डिसीजन लेने वाला है, इसका इफेक्ट कंपनी के शेयर बाजार में पड़ने वाला है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, जो कंपनी के डायरेक्टली कोई नहीं लगता, लेकिन कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है पैसा कमाने के चक्कर में, ऐसे तो जैसे ही वो शेयर खरीद लिया तो वो कंपनी का कुछ तो लग गया सकता है ना। जब कोई बंदा कंपनी का शेयर खरीदता है ना, तो एक्चुअली वो कंपनी का ओनर है, लेकिन ज्यादातर लोग ये बात समझते ही नहीं है, उनको सिर्फ पैसा दिखता है। लेकिन शेयर खरीद के तुम कंपनी का ओनर बन गए, ये बात तो बंदा समझने का कोशिश ही नहीं करता। उनको सिर्फ लगता है कि कब पैसा बढ़ेगा, है ना, लॉस हो जाएगा तो चिल्लाएगा, जो भी हो। So most matters come before a meeting by way of a motion recommending that the meeting may express approval or disapproval. अब मीटिंग में जो भी मोशन आया, या तो मोशन अप्रूव होगा या तो मोशन डिसअप्रूव, और टेक सर्टेन एक्शन और अदर ऑर्डर समथिंग टू बी डन, या फिर कुछ तो करो, उसका ऑर्डर आपको मीटिंग में मिलेगा। कौन मीटिंग करेगा? मेंबर जाएगा वोट देने के लिए, और चेयरमैन रहेगा मीटिंग को कॉन्डक्ट करने के लिए। ये ऑलरेडी मैंने बता के आया आपको कि मीटिंग कॉन्डक्ट कैसे होता है, प्री रिक्विजिट ऑफ मीटिंग क्या है, चेयरमैन का क्या फंक्शंस है, वोटिंग कैसे होता है, मेंबर कैसे वोट देता है, ये ऑलरेडी बता दिया। अब वोट तो बता दिया सर, वोट में क्या होता है वो भी बता दिया। आज बस इतना बता रहे हैं कि रिजोल्यूशन कैसे पास करें। मोशन इज ए प्रपोजल, क्या बताते हैं सर? बताता है कि मोशन इज ए प्रपोजल एंड रिजोल्यूशन इज द एडॉप्शन ऑफ ए मोशन। मोशन इज ए प्रपोजल, मोशन क्या है? एक प्रपोजल। जैसे हम लोग प्रपोज करते हैं ना, हम लोग इंसान क्या करते हैं कि इंसान दूसरे इंसान को प्रपोज करते हैं, वैसा ही बात है। जैसे स्कूल में आपको कोई प्रपोज किया होगा, या आप किसी को प्रपोज किए होंगे स्कूल कॉलेज में, सर ये सब बात ना करो, हम लोग ये सब नहीं करते, हाँ हम लोग गंदे बच्चे नहीं हैं। जी चलो सर, आप सब अच्छे बच्चे हैं, अच्छा ही रहना चाहिए। अब मोशन इज ए प्रपोजल एंड रेजोल्यूशन इज द एडॉप्शन ऑफ ए मोशन। अगर किसी पर्टिकुलर प्रपोजल को एडॉप्ट कर लिया गया तो हम उसे रेजोल्यूशन कह देंगे। ड्यूली मेड एंड सेकेंडेड, पॉइंट टू बी नोटेड। जब किसी पर्टिकुलर मोशन को ड्यूली मेड या सेकेंडेड कर लिया जाता है, सेकेंडेड का मतलब समझते हो? सेकेंडेड मतलब एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा लॉ का लैंग्वेज है। सेकेंडेड का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, मतलब इसको बोलते हैं अनुमोदन देना। अनुमोदन समझते हो? अनुमोदन मतलब सम्मति, हाँ चलो हाँ है, एडप्ट कर लेना, चलो हाँ है, ठीक है। बट एवरी मोशन डिड नॉट बी फॉलोड बाय रेजोल्यूशन, बट हर एक मोशंस को रेजोल्यूशन में फॉलो होना है ऐसा जरूरी नहीं है। एंड एज वेर ए मोशन इज मेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है मीटिंग एडजर्न हो जाता है, मतलब जब मीटिंग होना था तब मीटिंग नहीं हुआ, बाद में होगा, ठीक है, तब पर्टिकुलर मोशंस भी एडजर्न हो जाता है। पर मोशन इज मेड फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे आगे देखते हैं क्या। A motion whether it is passed for the closure of discussions of or adjournment, मतलब कभी कभी ऐसा मोशन भी होता है कि चलो मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया जाए, ठीक है। कैन बी पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब मीटिंग आज नहीं बाद में होगा, उसके लिए एक मोशन आया कि मोशन क्या है कि मीटिंग को एडजॉर्न किया जाएगा। एडजॉर्न मीटिंग मतलब मीटिंग जब होना था उस दिन नहीं होने वाला है, बाद में होने वाला है, ठीक है। तो कैन बी पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल। आर्टिकल मतलब कंपनी आर्टिकल सर, ठीक है। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का मैटर है सर। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिटेल्स में बातचीत करते हैं, है ना। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? नॉर्मली कंपनी का रूल बुक है। अगर कंपनी के रूल बुक में स्पेसिफिक वे में कोई बात पहले से करके रखा गया है तो उसे फॉलो करना चाहिए, और नहीं तो सिंपल जो रेजोल्यूशन पास करने का रूल्स है उसे फॉलो करना चाहिए। अब आपके मन में अभी भी एक चीज का जवाब नहीं आया सर, आप लोगों को काफी देर से आप लोग वेट कर रहे हो कि सर ये रेजोल्यूशन पास करने का कुछ मैथमेटिक्स है क्या? यस सर, मतलब ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब मैं इतना देर बाद आपको बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी का क्या है? सिंपल मेजोरिटी चाहिए,
मतलब मानो कि किसी पर्टिकुलर मैटर में अगर टोटल वोटिंग मानो कि टोटल 10 बंदा है, 10 अगर 10 इक्वल्स टू 100% है, इफ 10 इक्वल्स टू 100%, तो अगर किसी मैटर में वोट चाहिए, मानो कि 10 में से अगर 50% से ज्यादा, ग्रेटर देन 50% वोट अगर किसी मैटर में आ जाता है, तो कितना लोग वोट देने से हो जाएगा सर? अगर पूरा पूरा वोट मिले तो नंबर वाइज इसी मैटर में टोटल 10% है और हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी, तो 10 में से कितना लोग मैटर में वोट देने से मेजोरिटी आ जाएगा? बोलो ना। मोर देन 50% मेजोरिटी। हाँ सर, 6 है ना? अगर किसी मैटर में 6% किसी मैटर में फेवर में आ गया, हाँ हाँ 6% फेवर में आ गया, तो हम उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे। 4 बंदा अगर ना भी बोलता है तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में क्या वोटिंग पर्सन वाइज होता है? नहीं सर, पर्सन वाइज नहीं, ये ज्यादातर केस में शेयर होल्डिंग परसेंटेज वाइज होता है। क्या क्या परसेंटेज सर? शेयर होल्डिंग परसेंटेज, मतलब टोटल कंपनी का शेयर का कितना परसेंटेज शेयर कौन होल्ड करता है, ये वोटिंग में मायने रखता है। अब कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं आपको तब से एक एक पर्टिकुलर कंपनी का वोटिंग डिस्कशन ही कर रहा हूँ, तो चलो एक बार देखते हैं क्या इसके यहाँ पर हमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं। आप लोगों को मैं इन्फोसिस का रिपोर्ट तब से दिखा तो रहा हूँ, इसे देखो यहाँ पर कैटेगरी ऑफ वोटिंग का जो रिपोर्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है, देखो अगर टोटल वोट 100% है, ये देखो परसेंट ऑफ वोट पोल्ड ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर टोटल वोट 100% है, तो जस्ट इतना बता, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कैलकुलेशंस में, बस इतना दिखाऊंगा कि प्रोमोटर ग्रुप के पास कितना शेयर है, ठीक है। ये यहाँ पर दिखा रहा है सर कि प्रोमोटर ग्रुप के पास कुछ 5 लाख 5 लाख नहीं, 55 लाख, हाँ 55 करोड़ होगा, 55 करोड़ 16,82,338, ठीक है, कुछ इतना नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। ये किसके पास है? प्रोमोटर ग्रुप के पास है। और ये आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब मैं आपको बोला ना LIC वगैरह के पास। तो ये जितना परसेंटेज होता है, जैसे ये देखो ये 53% है, ठीक है। फिर और नीचे जाएंगे, ये कैलकुलेशन में आपको अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको इतना कहना चाहता कि टोटल कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, ठीक है, अभी देखना पड़ेगा ये लोग क्या कैलकुलेशन किया है, ठीक है, तब जाके मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे कैसे क्या हुआ है। बट अभी जस्ट मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि सर, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना पैटर्न तो होता है, लेकिन यहाँ पर बस इतना कहना चाहूंगा कि कौन कितना शेयर होल्डिंग कर रहा है, मतलब अगर कंपनी का टोटल शेयर को 100 कर दिया जाए, ऐसे तो ये फाइनेंस के क्लास में समझाया जाएगा सर, कि बात ऐसा है कि अगर टोटल शेयर 100% है, तो 100% में से अगर किसी पर्टिकुलर मैटर में ग्रेटर देन 50% का शेयर होल्डिंग मिल जाए, मतलब फेवर में आ जाए, तो उसे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलेंगे सर। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जैसे कि आप लोग एक बार बार देख रहे हो एक चीज कि कोई पर्टिकुलर रिजोल्यूशन का जो मैटर है, इसमें एक चीज बताया जा रहा है सर, रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड क्या है, ऑर्डिनरी या स्पेशल। अगर ऑर्डिनरी है तो सिंपल मेजोरिटी में काम बन जाएगा, अगर रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी है तो सिंपल मेजोरिटी में काम बन जाएगा, मतलब जस्ट ग्रेटर देन 50% वोट फेवर में आ जाए ना, तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु का खेल कहां पर लगता है? जब स्पेशल रेजोल्यूशन का मैटर सामने आता है। अब आप बोलोगे सर स्पेशल रेजोल्यूशन कब जरूरत है, आगे बात करेंगे सर, लेकिन इतना जान लो कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा तो मोर देन 75% फेवर में चाहिए होगा, मतलब 75% मेजोरिटी चाहिए टोटल आउट ऑफ 100। अगर 75% मतलब 1/3 वोट आना चाहिए, 100 का 1/3 कितना? 1/3 मतलब 75 होता है कि नहीं होता? नहीं, 1/3 मतलब तो 33 होता है, सॉरी 1/3 नहीं, 75% मतलब कितना परसेंटेज सर? 3/4। 3/4, हाँ सॉरी 3/4, 3/4 फेवर में होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे इसमें आपको मोर देन हाफ होना चाहिए,
यहाँ पर आपको 3/4 होना चाहिए, तो जाके हम उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पे डालेंगे। मतलब जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा तो 75% से ज्यादा वोट फेवर में आना पड़ेगा, तब जाके हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, नहीं तो नहीं। अब देखते हैं सर कि सेक्शन 114 ऑफ द एक्ट डिफाइंस एन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, इट स्टेट्स दैट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सेक्शन 114 सबसेक्शन 1 कहता है that a resolution shall be ordinary if the notice required under this act has been duly given and it is required to be passed by the vote cast whether on a show of hands, मतलब कैसे कैसे वोट दे सकते हो, या तो शो ऑफ हैंड्स में या तो इलेक्ट्रॉनिकली और ऑन ए पोल as the case may be in favor of the resolution including the casting vote of the chairman। ये मैं आपको बोला था ना, कास्टिंग वोट क्या होता है याद है आप लोगों के? चेयरमैन का कास्टिंग वोट क्या होता है, याद है किसी को? अगर है तो जरा बोलिए, कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन क्या होता है? ये मैंने बोला था ना, टाई ब्रेकर के टाइम पे लगता है। फुटबॉल का एग्जांपल दिया था। टाई ब्रेकर क्या होता है? मानो कि किसी पर्टिकुलर मैटर में टाई हो गया, मतलब 50-50 वोट मिला है, मतलब मानो कि टोटल वोटिंग काउंट है 100, ठीक है, टोटल वोट है 100, तो आउट ऑफ 100 अगर मानो किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, मोशन पे 50% यस है और 50% ना है, मतलब 50% लोग बोल रहे हैं हाँ, 50% लोग बोल रहे हैं ना, तो फिर कास्टिंग वोट का जरूरत पड़ेगा। तब चेयरमैन अपना वोट देके, जब चेयरमैन का वोट किसी भी तरफ जा सकता है, हाँ भी ना भी, अगर चेयरमैन अपना वोट दे दे, जो भी चेयरमैन होता है नॉर्मली वो कंपनी का प्रोमोटर या कंपनी का डायरेक्टर, प्रोमोटर में जो हेड होता है, जैसे कि अगर मैं रिलायंस का बात करूं तो मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी जो भी, ठीक है, अगर अनिल अंबानी का कंपनी है या मुकेश अंबानी का, तो जो कंपनी का हेड होते हैं नॉर्मल केस में, ज्यादातर केस में वही चेयरमैन का पोस्ट लेते हैं सर, तो वो अपना वोट देके फेवर या अगेंस्ट में जा सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर किया, इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन। ठीक है, इफ एनी, अगर जरूरत पड़े, ऑफ द चेयरमैन बाय मेंबर हु बीइंग एंटाइटल्ड सो टू डू, ठीक है, 14%, मतलब वही पर्सन का वोट लिया जाएगा जो इन पर्सन दे रहा है, और वेयर प्रॉक्सीज आर अलाउड। प्रॉक्सी क्या है, यू ऑल नो सर, जब इन पर्सन आप एज ए मेंबर वोट देने नहीं जा सकते तो अब आपको प्रॉक्सी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्कूल लेवल में प्रॉक्सी का सहारा लेते थे कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ स्कूल तो मेरा अटेंडेंस दे देना, है ना, तो हम लोग ऐसे करते थे बंगाली मीडियम वाले, उपस्थित सर बोल के करते थे बचपन में। ठीक है, उपस्थित मतलब हम हैं सर, लेकिन हम नहीं है, मेरा दोस्त मेरे भी हाथ में दे रहा है सर, तो छुप छुप के देते थे। तो वैसा ही यहाँ पर भी प्रॉक्सी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में खेल खेलता है, एंड यू ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी याद है कि नहीं है, प्रोविजन बोलो, प्रॉक्सी का प्रोविजन याद है कि नहीं है? मैंने क्वेश्चन भी कराया था प्रॉक्सी रिगार्डिंग, क्या रे विश्वजीत, आंश, याद है कि नहीं? यस सर। So where proxies are allowed by proxy or by postal ballot exceed the vote if any cast against the resolution by members of entitled and voting। तो बेसिकली वही लोग जा सकते हैं रेजोल्यूशन पे वोट देने जिनका एलिजिबिलिटी है। Simply put the vote cast in favor of the resolution by any mode of voting। सिंपल बात है कि जो भी वोटिंग का मैटर हो, मतलब चाहे शो ऑफ हैंड्स हो, वोट देने का अलग अलग जितना तरीका है वो पहले से बोल देते हैं ना कि हम लोग इतने इतने तरीके से वोट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्फोसिस के मीटिंग में मोड ऑफ वोटिंग में ई वोटिंग भी है, पोल भी है, पोस्टल बैलेट भी है, इफ एप्लीकेबल बोल के दिया, मतलब ये लोग ना कुछ नहीं, कंपनी लॉ का जो रूल्स है उसी को फॉलो करके सिस्टम को बना के रखा है और कुछ नहीं। तो सिंपली पुट द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन बाय एनी मोड ऑफ वोटिंग शुड एक्सीड द वोट कास्ट अगेंस्ट इट। अगर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है तो अगेंस्ट वोट जितना पड़ा है उससे ज्यादा हो जाए आपका वोट। ठीक है, अगर 100% टोटल वोट है तो टोटल वोट में अगर अगेंस्ट में, जैसे अगर मैं इस बार हिमाचल प्रदेश का बात करूं, हिमाचल प्रदेश में इस बार जो वोट का रिजल्ट आया है उसमें किसने जीता सर? कांग्रेस जीत गया ना, खबर रखते हो पॉलिटिक्स का? यस सर। हिमाचल में इस बार कांग्रेस जीता है ना, बीजेपी हार गया। ठीक है, आपको बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू जहां जहां ज्यादा है वहां पर बीजेपी जीतेगा, ऐसा तो हुआ नहीं सर। हिमाचल प्रदेश में बहुत हिंदू लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर कांग्रेस जीत गया ना।
तो ऐसा नहीं है, पता नहीं सर, ये डेमोक्रेसी है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, दुनिया बदल रहा है, सोच बदल रहा है। तो लेकिन एक चीज मैंने वहां पर गौर किया, जो परसेंटेज ऑफ लड़ाई हुआ है ना सर, वोट क्या, ऐसे सीट वाइज कांग्रेस मैक्सिमम मेजोरिटी सीट कांग्रेस जीता, लेकिन जो मार्जिन रहा है वो बहुत हल्का सा रहा है। और उसमें मतलब अगर कुछ अदर पार्टी ने अगर 5% के आसपास का वोट ले लिया, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 43% के आसपास का वोट बीजेपी को मिला है और 44 पॉइंट समथिंग का वोट कांग्रेस को मिला है। हार्डली 1.5% वोट में मतलब कांग्रेस को मिला है, तब जाके कांग्रेस, लेकिन सीट वाइज कांग्रेस ज्यादा जीता है, इसीलिए कांग्रेस को मौका मिला सरकार गठन करने का। सो बात वैसा ही है सर, कि आप सिंपल मेजोरिटी में भी हो जाते हो ना, ठीक जैसे आप नॉर्मल इलेक्शंस में देखते हो, वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए सिर्फ ऑर्डिनरी रिजर्वेशंस एनफ होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ऑर्डिनरी रिजर्वेशंस। अब आपको आगे बता देते हैं सर स्पेशल रेजोल्यूशंस में क्या होता है, जिसका मैं आपको सिंपल तो बता दिया कि 75% आपको मेजोरिटी होना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स एज पर सेक्शन 114 सबसेक्शन 2। अब एग्जाम लेवल में लिखने के टाइम पे थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ता है ना। सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 के तहत a resolution shall be a special resolution when the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice calling the general meeting or other intimation given to the member of the resolution. The notice required under this act has been duly given. किस तरह से देना है? The vote cast in favor of the resolutions, whether on a show of hands। अब एक ही बात कर रहा है, जैसे कि पहले बोला फिर से बोल रहा है। Vote cast in favor of resolution, whether by show of hands हो, electronically हो, poll हो, as the case may be, in favor of the resolutions। But favor में resolutions के favor में vote होना चाहिए, including the casting vote of the chairman। लॉ का भाषा है सर, एक ही बात घुमा घुमा फिरा के बोलता है। If any of the chairman by members who being entitled so to do vote in person or where, जहां पर proxy वोट दे सकता है। अच्छा, proxy सिर्फ क्या कर सकता है? proxy सिर्फ शो ऑफ हैंड्स करके पोल के थ्रू से वोट दे सकता है ना, शो ऑफ हैंड्स नहीं, पोल के थ्रू से वोट दे सकता है। और proxy मीटिंग में बात नहीं कर सकता, है ना। हम लोग proxy के प्रोविजंस में पढ़ के आए हैं सर। अब जहां प्रॉक्सी दे सकता है वहां प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट जहां एप्लीकेबल है ना। इसीलिए देखो रियल लाइफ सिचुएशंस में भी ऐसे लिखा रहता है, इफ एप्लीकेबल। वैसे ही लॉ का भाषा कोई उठा के दे दिया, अगर पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल है तो पोस्टल बैलेट में आर रिक्वायर्ड टू बी बट नॉट लेस देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द वोट्स। 3 टाइम्स टोटल वोट का 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब सिंपल बात है, 3 मतलब 3/4, मतलब टोटल वोट का 75%, अगेंस्ट से 3 गुना ज्यादा वोट फेवर में होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, resolution shall be a special resolutions when it is duly specified in the notice। नोटिस में ही स्पेसिफाई कर देगा कि हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशंस लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर मैटर में। जब भी वो कंपनी नोटिस भेजेगा ना वोट के लिए, वो बोल देगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर मैटर में स्पेशल रेजोल्यूशन लेने वाले हैं और इस पर्टिकुलर मैटर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। तो नॉर्मली इतना समझ के रखो कि ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही काम हो जाता है, लेकिन जब स्पेशल मैटर हो तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ता है सर, ठीक है। जैसे ये 5th पॉइंट क्या था, ये देखो, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डी सुंदरम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये एक स्पेशल मैटर है और इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस की जरूरत पड़ा, ठीक है। ये एक स्पेशल बिजनेस था और इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस की जरूरत पड़ा। तो कम से कम 75% वोट फेवर में होगा, तभी रीअपॉइंटमेंट ऑफ डी सुंदरम का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही बात है सर। इन सिंपल वर्ड्स, रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशंस व्हेन इट इज ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस calling the general meeting and votes cast in favor 3 times the vote cast against the resolutions, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? लॉ क्या कहता है? स्पेसिफाइड मेजोरिटी 75%। रेजोल्यूशन शैल बी सेट आउट इन द नोटिस। रेजोल्यूशंस के बारे में नोटिस में ही पहले बोल दो। मीटिंग भेजने से पहले नोटिस भेजना पड़ता है ना, मीटिंग करने से पहले, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और नोटिस का रूल्स रेगुलेशंस भी पढ़ चुके हैं, है ना। कितना क्लियर डेज में आपको नोटिस भेजना चाहिए, नोटिस भेजने का क्या तौर तरीका है, कैसे कैसे नोटिस भेज सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। नोटिस मस्ट स्टेट द रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशंस एंड ओमिशंस। अगर कुछ पॉइंट ओमिशन है वो भी बता दो, वुड इनवैलिडेट द रेजोल्यूशंस। अगर ये पर्टिकुलर बात ओमिट हो जाता है ना तो रेजोल्यूशन ही इनवैलिडेट हो जाएगा।
अगर स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में आप डिटेल्स में नहीं बोलते हो तो फिर वो इनवैलिडेट हो जाएगा। और प्रॉपर नोटिस दे दो। कितना दिन का नोटिस भेजने का क्या रूल है? नॉर्मली 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। प्रॉपर नोटिस ऑफ 21 डे इज गिवन फॉर होल्डिंग द मीटिंग। मीटिंग करने का 21 दिन क्लियर, मतलब जिस दिन मीटिंग होने वाला है और जिस दिन नोटिस भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, उसके बीच में क्लियर 21 दिन का गैप होना चाहिए। और अगर आप एक मतलब सेक्शन 8 कंपनी हो, सेक्शन 8 मतलब ये सब प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन, है ना? बोलो सर। हाँ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। इनके केस में 21 दिन की जगह 14 डेज का रेजोल्यूशन मतलब नोटिस हो सकता है। 21 की जगह 14 दिन के नोटिस में भी मीटिंग किया जा सकता है। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सर। और साथ में आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दे दो टू द नोटिस फॉर कंडक्टिंग स्पेशल बिजनेस, कि कौन से स्पेशल बिजनेस में आप बात करोगे मीटिंग में। क्योंकि देखो, स्पेशल बिजनेस के बारे में क्यों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अबाउट स्पेशल बिजनेस के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस तो सबको पता है रे भाई। हेलो, ऑर्डिनरी बिजनेस तो हम सबको पता है। ऑर्डिनरी बिजनेस तो अड्डा होता है। तो अड्डा छोड़ के बाकी जो भी बातें होंगे मीटिंग के अंदर वो स्पेशल होगा। तो स्पेशल बिजनेस के बारे में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि मीटिंग में क्या होने वाला है ये तो सबको पता होना चाहिए ना, जो मीटिंग में आने वाले हैं, स्पेशली मेंबर, शेयर होल्डर, है ना? किस मुद्दे पे बात होंगे, अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो मीटिंग में क्यों आएगा? चलो कुछ एग्जाम्पल या क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और पढ़ाई का भी मतलब समझ में आएगा। In the annual general meeting of Black Mango Limited, the notice contained the agenda for 8 special business to be transacted. मीटिंग के नोटिस में 8 स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के बारे में एजेंडा लिया गया। The chairman decided to move all the resolutions at one time in order to save time of the member present at the meeting. चेयरमैन ने डिसाइड किया सारा का सारा रेजोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम पे लिया जाएगा ताकि जितना मेंबर प्रेजेंट रहेगा मीटिंग के उनका टाइम सेव हो जाए। डिस्कस वेदर 2 और मोर रेजोल्यूशंस कैन बी मूव टुगेदर एज पर द प्रोविजंस। 8 स्पेशल बिजनेस का रेजोल्यूशन एक साथ मूव होगा, बात समझे? ठीक है, तो आपको सवाल कर रहे हैं क्या एक साथ एक से ज्यादा रेजोल्यूशंस ऑल टुगेदर क्या लिया जा सकता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से? देयर इज अ क्वेश्चन। अब इसका जवाब कैसे होता है, कंपनी लॉ ही आपको दे रहा है, आप जान लीजिए। फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिक्सिंग अप द रेजोल्यूशंस आर मूव्ड सेपरेटली। देखो सर, जब एक साथ सारा मीटिंग का पॉइंट का रेजोल्यूशंस अगर ले लिया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हेलो, मतलब मानो कि ऐसा है कि हम लोग 5 मैटर में, जैसे यहाँ पर इन्फोसिस का 5 मैटर में डिस्कशन हुआ, आप देख सकते हैं ना। हेलो, ये जो मीटिंग हुआ था 5 नहीं, कितना रेजोल्यूशन 6 रेजोल्यूशन आई थिंक, यहाँ पर 6 रेजोल्यूशन है। सिक्स रेजोल्यूशन यहाँ पर लिया गया था। आप देखो यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर 6 क्या था? रीअपॉइंटमेंट ऑफ, ऑर्डिनरी था, रीअपॉइंटमेंट ऑफ सलील एस पारेख चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड अप्रूवल ऑफ द रिवाइज रेम्यूनरेशन। मतलब कौन कंपनी का सीएफओ बनेगा, सीईओ बनेगा और उनका रेम्यूनरेशन क्या बनेगा। तो ये एक ऑर्डिनरी मैटर था, भले इसको मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट को अड्डा के अंदर काउंट तो नहीं किया जाता, बट ये एक ऑर्डिनरी मैटर था और इसके लिए जो रिजोल्यूशन पास करना था, ठीक है, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पे पास हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना है कि ऑर्डिनरी मतलब स्पेशल मैटर, अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो तो उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, मैटर ऐसा नहीं है। नॉर्मली ऑर्डिनरी बिजनेस में देखा जाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल बिजनेस में भी हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस लेके काम कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा था, हम लोग जो इतना देर से पढ़ के आए, कि ऑर्डिनरी बिजनेस है तो उसी के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है, ऐसा तो कहीं पर भी लिखा नहीं था।
ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस का मतलब जहां पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशंस का मतलब जहां पर 75% मेजोरिटी चाहिए। और वो स्पेशल बिजनेस अगर कुछ है तो उसके बारे में पहले से बता देना चाहिए। और स्पेशल बिजनेस क्या होता है? जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? जो अड्डा है। अड्डा क्या है मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो रीअपॉइंटमेंट ऑफ सलील पारेख, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये बेसिकली कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, ये ऑर्डिनरी है, ठीक है। बट ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये स्पेशल बिजनेस के पार्ट है। मतलब ऑर्डिनरी मैटर तो ये है नहीं, बट इसके लिए जो रेजोल्यूशन जरूरी था वो ऑर्डिनरी में से ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से यहाँ पर बोल के दिया। अब मानो कि यहाँ पर जितना सारा रेजोल्यूशन है, 5-6 रेजोल्यूशन यहाँ पर लिया गया है। अब अगर मानो कि चेयरमैन बोल रहे हैं कि हम लोग टोटल कुल मिला के 6 रेजोल्यूशन पास करेंगे, और 6 के 6 रेजोल्यूशन के लिए हम लोग एक ही बार में सारा रेजोल्यूशन का मोशंस को पास करा देंगे, मतलब एक साथ सारा रेजोल्यूशन ले लेंगे। लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा है कि एक साथ अगर सारे मैटर पे डिस्कशन लिया जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है या मिक्सिंग अप हो सकता है। मेंबर मतलब जो भी मीटिंग अटेंड करेगा, जो कंपनी का मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, हाँ, जो कंपनी का मेंबर है, शेयर होल्डर है, उनको दिक्कत हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्लीज टेल मी। अगर एक साथ 7-8 मैटर का डिस्कशन मतलब रेजोल्यूशन एक साथ लिया जाएगा तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है? कॉमन सेंस क्या कहता है सर, बोलो। बोलो सर, समझ में आ रहा है बात कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बताए। मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कॉमन सेंस क्या कहता है कि ऐसे सिचुएशंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है जब एक साथ इतना सारा मैटर डिस्कस करके और उससे मतलब सभी मैटर का जो रिजोल्यूशन है वो एट ए टाइम पास किया जाए। तो एक साथ सब, हाँ मतलब या तो फेवर में होगा या तो अगेंस्ट में जाएगा। तो एक साथ फेवर अगेंस्ट कैसे करोगे सर? मतलब अलग अलग रिजोल्यूशंस, अलग अलग उसका अलग अलग मोशन, अलग अलग रिजोल्यूशन, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बस इतना है ना सर। तो वही बात कर रहा है सर कि फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिक्सिंग अप, resolutions are moved separately। ये एक मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन there is nothing illegal if the chairman of the meeting desire that 2 or more resolutions should be moved together। अगर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ज्यादातर केस में कंपनी का जो ओनर होता है वही होता है सर, ठीक है। और अगर किसी को ओनर ने मतलब कंपनी का प्रोमोटर ने किसी को चेयरमैन करने का बनने का परमिशन देता है तो वो भी बन सकता है। The chairman of the meeting desire that 2 or more resolutions should be moved together, तो उसमें कोई इलीगलिटी नजर नहीं, unless any member require that each resolution should be put to vote separately। अगर कोई भी मेंबर बोलता है कि नहीं, सारा का सारा रेजोल्यूशंस को सेपरेटली पुट करे और हर एक का सेपरेट सेपरेट वोट हो, और अनलेस ए पोल इज डिमांडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम, या फिर किसी पर्टिकुलर मैटर में पोल डिमांड किया जा रहा है कि नहीं इस मैटर में पोल लिया जाए। पोल तो आप लोग जानते हो, वो कौन बनेगा करोड़पति पे भी दिखते हो आप लोग, ठीक है, पोल करते हैं। तो अगर कोई मेंबर बोल देता है ना सेपरेटली तो करना पड़ेगा सेपरेट, ठीक है। लेकिन चेयरमैन अगर करता है, अगर किसी का कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर इसमें कोई इलीगलिटी नहीं नजर आता। The only case where a resolution should be moved separately is the one which requires that as regard the appointment of director at a general meeting of a public or a private company। डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है ना सर, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सेपरेटली करना पड़ता है। ओनली केस वेयर रेजोल्यूशन शुड बी मूव्ड सेपरेटली इज द वन व्हिच रिक्वायर्स दैट as regard the appointment of director at a general meeting of a public or private company where 2 or more director may not be appointed as a director by a single resolution। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर एक सिंगल रेजोल्यूशन के तहत नहीं हो सकता, वहां पर हर एक रेजोल्यूशन को अलग अलग लेना जरूरी है ना सर। एक कंपनी में मोर देन 1 डायरेक्टर हो सकते हैं, बहुत तरह का अलग अलग डायरेक्टर होता है सर। 2 डायरेक्टर हो सकता है, 3 डायरेक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। इसके लिए अलग चैप्टर है सर, डीन डायरेक्टर बोल के एक चैप्टर आएगा, ठीक है। नॉर्मली ये
एग्जीक्यूटिव लेवल CS एग्जीक्यूटिव लेवल में इसका ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ाया जाता है। CS और CMA केस में ये फाइनल लेवल में डिटेल्स में है डायरेक्टर का मैटर। बट फिर भी अगर आप डायरेक्टर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहोगे तो आप डायरेक्टर वाला क्लास देख सकते हो, मैं आप लोग को शेयर कर लूंगा सभी को। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि अगर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर किसी पोस्ट में अपॉइंट हो रहा है सर कंपनी में, तो सिंगल रेजोल्यूशन में पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। Where notice has been given for several resolutions. प्राइवेट में 2 डायरेक्टर, हाँ बोलो सर। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर। जी सर, हो सकता है। तो उस केस में अलग से रेजोल्यूशन, मतलब अलग, अगर अलग से है तो अलग रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, ठीक है। यस सर। Where notice has been given for several resolutions, each resolution must be put separately. अगर नोटिस बोला है कि हम लोग सेवरल रेजोल्यूशंस लेंगे तो हर एक रेजोल्यूशंस को सेपरेटली लो। However, if the meeting unanimously adopts all the resolution, this would not be material. अगर मीटिंग में हर एक रेजोल्यूशंस को अनएनिमसली अडॉप्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है, दिस शुड नॉट बी मटेरियल। मतलब ये कोई मटेरियल बात नहीं, मतलब इस तरह से थोड़ी ना मीटिंग होता है ना। मीटिंग में अगर अलग अलग सेवरल रेजोल्यूशंस लेने के बारे में बात हुआ है तो हर एक रेजोल्यूशन को अलग अलग लेवल में लो सर, एक साथ सारे को लेके मुश्किल है, ठीक है। मतलब बात बेसिकली देखो, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन बेसिकली एक साथ 2 जवाब आपको दे रहे हैं। मतलब एक तरह आपको ये बताना चाहता है कि आप अलग अलग करके रिजोल्यूशंस लो, ठीक है, लेकिन फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अगर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एक साथ रिजोल्यूशंस ले लेता है किसी पर्टिकुलर मैटर में, अगर किसी का आपत्ति नहीं है तो कोई इलीगलिटी नजर नहीं आता। डिपेंड करता है मटेरियलिटी पे, मतलब जो रिजोल्यूशन लिया गया वो कितना वैल्यूएबल था, मतलब क्या वो रिजोल्यूशन लेके बिजनेस का मटेरियल फैक्ट में, मटेरियल समझते हो, मटेरियल मतलब वैल्यूएबल, ठीक है। वैल्यूएशन मतलब इतना समझ लो कि भाई या तो मनी वाइज या तो पावर वाइज, ठीक है, मनी वाइज या तो पावर वाइज कंपनी के बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ असर पड़ सकता है। अगर जानबूझ के एक मटेरियल फैक्ट को छुपाने के लिए जबरदस्ती रिजोल्यूशंस को जल्दी जल्दी पास कराने के लिए, है ना, मतलब अगर मटेरियल फैक्ट को छुपाने के लिए कुछ हो रहा है ना तो गड़बड़। अगर मटेरियल फैक्ट कुछ ऐसा है नहीं, इसमें कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला बात है नहीं, तो अगर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है एक साथ 5-7 रेजोल्यूशंस को, ठीक है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मटेरियल मैटर आ जाता है ना सामने, तो फिर अलग अलग करना ही मतलब अच्छा रहता है सर। रेजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशंस के लिए स्पेशल नोटिस भेजना पड़ता है सेक्शन 115 के तहत, 115 के तहत। सेक्शन 115 रीड विथ रूल 23 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल है, डील्स विद रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। सेक्शन 115 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट where by any provisions contained in this act or in the article of association of a company, जो कंपनी का रूल बुक है, special notice is required for passing any resolutions. Then the notice of the intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members holding not less than 1% of the total voting power. मतलब जिनको ये नोटिस भेजा जाएगा उनका कंपनी में कम से कम 1% वोटिंग पावर होना चाहिए, और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच सच एग्रीगेट्स आर नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। अगर अमाउंट वाइज देखा जाए तो कम से कम 5 लाख का एग्रीगेट होना चाहिए वैल्यूएशन वाइज, ठीक है। शेयर as may be prescribed has been paid up capital. So as per the act special notice is required in the following cases. अब कब स्पेशल नोटिस मेंबर को भेजना चाहिए, ठीक है, रेजोल्यूशंस पास कराने के लिए, वो बता रहे हैं आप कब देखो, याद रखना सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Resolutions for appointment of an auditor other than retiring auditor. Resolutions for appointment of an auditor other than retiring auditor at an annual general meeting. मतलब रिटायरिंग ऑडिटर की जगह नहीं, रिटायरिंग ऑडिटर छोड़ के अगर बीच में कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, रिटायरिंग मतलब पुराने ऑडिटर का टाइम खत्म हो गया, अब न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तब तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया ना, और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए स्पेशल नोटिस भेजने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मीन टाइम मतलब बीच में से ऑडिटर, जैसे कि हम लोग अभी देखा ना कि डेलॉइट को एज एन ऑडिटर यहाँ पर एक अपॉइंट करने का
रेजोल्यूशंस था ये वाला। Resolution number 4, reappointment of Deloitte Haskins Sales LLP Chartered Accountant as statutory auditor of the company and fixation of their remunerations। ये ऑर्डिनरी था, इसके लिए अलग से स्पेशल नोटिस भेजने का जरूरत नहीं था। बट अगर रिटायरिंग ऑडिटर की जगह कोई दूसरे ऑडिटर को हम बीच में से मतलब अपॉइंट करना चाहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, ये टॉपिक भी आएगा सर। ऑडिट एंड ऑडिटर्स बोल के एक टॉपिक आएगा, ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसमें हम लोग ये पॉइंट बात करते हैं। किसी किसी के लिए फाइनल लेवल में है, बट सीएस वाले इसको इंटरमीडिएट लेवल में ही पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है। सीएमए का भी जो लोग न्यू है सर, उन लोगों का भी ये सब टॉपिक आ जाएगा न्यू सिलेबस में। रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटर्निंग ऑडिटर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, इसके लिए स्पेशल नोटिस भेजना चाहिए। रेजोल्यूशन एट एन एजीएम टू प्रोवाइड दैट द रिटर्निंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ठीक है, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट ना किया जाए, इसके लिए स्पेशल नोटिस। रेजोल्यूशंस टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड, मतलब टाइम नहीं हुआ, अगर किसी को टाइम से पहले एक्सपायर करना है, ठीक है, टाइम से पहले काट दो, ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर, मतलब या तो कंपनी को चलने में दिक्कत हो रहा है, मतलब डायरेक्टर का एडवाइस में टीम काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई घोटाला वाला केस है। 169 सबसेक्शन 2, 169 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो कोई डायरेक्टर का टाइम से पहले अगर उसको हटाना है ना, तो भी एक स्पेशल नोटिस भेजना चाहिए सभी मेंबर को, ठीक है, मतलब ये स्पेशल बातें हैं ना। रेजोल्यूशंस टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिमूव डायरेक्टर, जिसको रिमूव कर रहे हो उसके बदले किसी को लगा रहे हो ना कंपनी में, 169(5) सबसेक्शन 5, 169 सबसेक्शन 5। फर्दर द आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर एडिशनल मैटर्स व्हिच में रिक्वायर स्पेशल नोटिस, और भी मैटर हो सकता है, पर ये जो मैटर आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किया ये बहुत ही वाइटल मैटर्स था, जब जब आपको स्पेशल नोटिस भेजना चाहिए। एक रूल आता है सेट 23 स्पेशल नोटिस के अंदर, स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी shall be signed either individually or collectively by such number of member holding not less than 1% of the total voting power, ठीक है, मतलब अगर वो कुल मिला के भी 1% वोटिंग पावर होता है तो भी चलेगा, ठीक है, बट 1% से कम वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। और होल्डिंग शेयर्स ऑन व्हिच एन एग्रीगेट सम नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस, शेयर का वैल्यू 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, हैज बीन पेड अप ऑन द डेट ऑफ द नोटिस, कम से कम 5 लाख का वैल्यू होना चाहिए। The aforementioned notice shall be sent by member to the company not earlier than 3 months. Notice shall be sent by members to the company not earlier than 3 months, but at least 14 days before the date of meeting at which the resolution is to be moved, exclusive of the day on which notice is given and the day of the meeting। मतलब जिस दिन मीटिंग हो रहा है उस दिन को छोड़ के, तो नोटिस इज गिवन, जिस दिन नोटिस दिया जा रहा है और जिस दिन मीटिंग होगा उस दिन को छोड़ के, ठीक है, कम से कम 3 महीना पहले और 14 दिन से कम नहीं, ठीक है, एटलीस्ट 14 डेज भी, कम से कम 14 दिन पहले तो नोटिस भेज देना चाहिए। The company shall immediately after receipt of the notice give its member notice of the resolution at least 7 days before the meeting। कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी shall immediately after receipt of the notice give its member notice of the resolutions, resolution का जो नोटिस है कम से कम 7 दिन पहले, at least 7 days before the meeting, exclusive of the day of dispatch of notice, जिस दिन नोटिस डिस्पैच किया गया था और जिस दिन मीटिंग होने वाला है, इन द सेम मैनर एज इट गिव्स नोटिस टू एनी जनरल मीटिंग, ठीक जिस तरह से वो जनरल मीटिंग का नोटिस देते हैं उसी तरह से। Where it is not practicable to give the notice in the same manner, अगर नोटिस को सेम मैनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता तो फिर वो क्या करेगा, पेपर में छाप दो, ठीक है। नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग का जैसे करता है, द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में वो पर्टिकुलर कंपनी है उसका जो भी आसपास में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में जो लैंग्वेज पेपर चलता है वहां पर, बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट where the registered office of the company is situated and such notice shall also be posted on the website of the company, ठीक है, ये क्लियरली बोला है रूल 23। The notice shall be published at least 7 days before the meeting, exclusive of the day of publication of the notice of the meeting, ठीक है। अब ये था स्पेशल पॉइंट, आगे बात कर लेते सर। रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, एडजर्न मीटिंग मतलब जो मीटिंग पहले होना था बट हुआ नहीं,
बाद में हुआ। मैंने पहले बोला आपको एडजर्न मीटिंग के बारे में, है ना। मीटिंग एडजर्न का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब मानो मीटिंग होना था 5 तारीख, 5 जनवरी को कोई मीटिंग होने वाला, बट 5 जनवरी को मीटिंग नहीं हुआ था, एडजर्न होके 13 जनवरी को हुआ, ठीक है। तो जैसे हम लोग भी कभी कभी करते हैं ना, जैसे फ्राइडे वाला कोई क्लास था, बट फ्राइडे मैंने किसी कारण से क्लास नहीं ले पाया, तो मैं बोला कि फ्राइडे वाला क्लास में नहीं ले पाया तो मैं सैटरडे लूंगा। ऐसे मैम भी कभी कभी बोलते हैं कि इस डेट पे मैं नहीं ले पाया था तो मैं संडे एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा, ऐसा होता है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, एडजर्न क्लास। तो वैसे ही है, रिजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, सेक्शन 116। क्या बात कहते हैं सर, as per section 116 where a resolution is passed at an urgent meeting of a company or the holders of any class of shares in a company or the board of directors, the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed and not on any earlier date। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के तौर से समझाता हूं सर। सेक्शन 116, द EGM ऑफ द कंपनी, पर्पल बनाना प्राइवेट लिमिटेड, नाम बढ़िया दिया है सर, पर्पल बनाना प्राइवेट लिमिटेड, was due to be held on 23rd September 2019। मीटिंग होने वाला था 23rd सितंबर 2019 को, बट हाउएवर ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, मतलब जितना मेंबर जरूरी था, जैसे कि 1000 लोग अगर कंपनी का मेंबर है तो कम से कम 5 लोग जरूरी था मीटिंग करने के लिए, है ना, यू ऑल नो दैट। ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, कोरम मतलब मिनिमम मेंबर जो मीटिंग करने के लिए जरूरी है, उसे कोरम कहते हैं। जैसे 1000 मेंबर वाला कंपनी के लिए कम से कम 5, बाकी डिटेल्स आप लोग कोरम वाला चैप्टर में पढ़े हो। अगर कोरम नहीं आया था तो मीटिंग नहीं हुआ। The meeting was adjourned to the latter date on 1st October 2019 and 2 resolutions were passed on that date। और उस particular date में 2 resolution लिया गया। Now as per the section 116 of the Companies Act 2013, the said 2 resolutions shall be deemed to have been passed on the original date of the meeting, that is 1st October 2019 and not on the earlier date। सर ये तो बहुत सिंपल बात हो गया। हाँ सर, बात बहुत सिंपल है, जिस दिन मीटिंग हुआ है उसी दिन को रेजोल्यूशन का डेट माना जाएगा। मतलब कोई बोलेगा नहीं मीटिंग तो एक्चुअल में 29 सितंबर को होने वाला था, सॉरी 23rd सितंबर को, तो रेजोल्यूशंस का डेट भी 23rd सितंबर होना चाहिए, नहीं सर, ऐसा क्यों। मीटिंग जिस दिन हुआ है उसी डेट को रेजोल्यूशन का डेट माना जाएगा। तो इसीलिए बोला है सर, ये वाला पॉइंट जो बोला था ना, लॉ का लैंग्वेज, as per section 116 where a resolution is passed at an urgent meeting of a company or the holder of any class or share in a company or the board of directors, the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed and not on any earlier date। ठीक है, इसीलिए ये वाला पॉइंट बोला है। आई होप आपको 116 में कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलो। 116 क्लियर है ना, हेलो। रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फिल्ड, सेक्शन 117, इस पर्टिकुलर रूट का लास्ट सेक्शन है ये। सेक्शन 117, सेक्शन 117 क्या कहता है, ठीक है, एग्रीमेंट में क्या क्या फील करना चाहिए उसके बारे में बात करता है सर। सेक्शन 117 of the act provides that a copy of every resolution and an agreement in respect of matter specified therein together with an explanatory statement shall be filled in form number MGT 14 with the register within 30 days। फॉर्म नंबर MGT 14 किसके पास भरना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। रजिस्ट्रार मतलब जो पूरा मैटर को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था रजिस्ट्री के बारे में, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास आपको भेज देना चाहिए। रजिस्टर विद इन 30 डेज, कितने दिन के अंदर, रेजोल्यूशंस का 30 दिन के अंदर, ऑफ द पासिंग एंड रजिस्टर से रजिस्टर द सेम, कि क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है वो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के पास 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ अल्टरिंग द आर्टिकल, अगर किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस में आर्टिकल अल्टरेशन हुआ है। आर्टिकल अल्टरेशन कैसे होता है जानते हैं सर? सर इसके लिए ना, ये देखो, ये सब ना प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब लॉ में हम लोग पढ़ तो लेते हैं, बट अगर आपको बीच बीच में प्रैक्टिकल आइडिया दो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। पेटीएम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये देख सकते हैं आप, ये पेटीएम का, मेरे पास था बोल के मैं आपको फटाक से दिखा रहा हूँ सर। पेटीएम का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है सर, मतलब एमओए दोनों ही है। ये देखो, ये देखो, सेक्शन 13 सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। पेटीएम का ऑब्जेक्टिव बदला तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ और उसके लिए रजिस्ट्रेशन मिला।
तो शेयर होल्डर ऑफ मेसर्स 197 कम्युनिकेशन पेटीएम का ओरिजिनल नाम है सर। पेटीएम कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है, मतलब पेटीएम एक्चुअली ब्रांड नेम है, ठीक है। पेटीएम का जो कंपनी नाम है ना, उसका नाम है 197। हैविंग पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एनुअल और extraordinary general meeting held on 2/9/2016 altered the provision of its memorandum of association। मतलब MOA का provision ही बदल रहा है। ये MOA का भी हो सकता है, AOA का भी हो सकता है। with respect to its object, क्या लिखता है, उसके ऑब्जेक्टिव का, जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करके उसका ऑब्जेक्टिव ऑल्टर हो रहा है। तो ऑल्टरेशन हुआ वहां पर। कंप्लाइड विद द सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 of the Companies Act, I hereby certify that the said special resolution together with the copy of memorandum of association has altered from this day has been registered। कौन बोल रहा है ये आरओसी बोलते हैं, रजिस्टर्ड, ठीक है। कंपनी का जो आरओसी है वो बोलता है। जैसे यहाँ पर देखो साइन लिखा हुआ है, अंजलि, कौन है, अंजलि पोखरियाल, देख रहे हो, असिस्टेंट रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज आरओसी दिल्ली। क्योंकि ये 197 कम्युनिकेशन कौन है, पेटीएम है, पेटीएम का पेरेंट कंपनी। किसको पता नहीं था, जिसको पता नहीं था मैं दिखा देता हूँ सर, कोई बात नहीं। अब ऑनलाइन में पेटीएम लिखोगे ना, पेटीएम, पेटीएम लिखने से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो पेटीएम तो दिखाई दिया आप लोगों को, हेलो, पेटीएम लिखोगे तो यहाँ नीचे देखो 197 इसका पेरेंट है, ठीक है। मतलब मेन कंपनी का नाम यही है। ओरिजिनल ओनर इसका विजय शेखर शर्मा है, और जब कंपनी बना था तो इसका मेन ब्रांड नेम जो था वो 197 था, बट बाद में इसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। आप पेटीएम शेयर बोल के भी सर्च करोगे ना, अगर आप पेटीएम शेयर प्राइस भी सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो क्या नाम से लिखा रहा है, 197 कम्युनिकेशन। तो अगर कभी किसी का एमओए एओए बदल रहा है, अब जिसको एमओए एओए का नॉलेज नहीं है क्लियरली, तो जरूर बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का क्लास एक बार गो थ्रू करे, वहां पर आपको एमओए एओए मिल जाएगी। और बाद में जब मैं फिर से बेसिक कराऊंगा आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। तो यही बात यहाँ पर किया है सर, सेक्शन 117 प्रोवाइड दैट ए कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन एंड एन एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर specified therein together with an explanatory statement shall be filed form number MGT 14 with the registrar within 30 days of its passing and the register shall register the same। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिला किस तरह से पेटीएम ने अपना रेजोल्यूशंस पास करा के अपना ऑब्जेक्टिव को बदला था, और किस तरह से अंजलि पोखरियाल असिस्टेंट रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज दिल्ली में इसको अप्रूवल दिया था। ऐसा आपको और मिलेगा, ये देखो ये 2017 में फिर से मेमोरेंडम एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज आया था, बिकॉज पेटीएम पहले चालू हुआ था ना सर। पेटीएम जब स्टार्ट हुआ था तब पेटीएम एक रिजल्ट निकालने वाला कंपनी हुआ करता था। मतलब ये बेसिकली अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट निकालता था, यही इसका मेन काम था, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसी करते करते फिर धीरे धीरे पेटीएम बहुत कुछ करने लगा, ठीक है। फिर पेटीएम पेमेंट ऐप आया, पेटीएम का पहले तो वो ये बनाया अपने आप को, क्या बोलते हैं उसको, वॉलेट बनाया, ठीक है। फिर पेटीएम अपने आप को अलग अलग पेटीएम मॉल बनाया, पेटीएम का क्या बोलते हैं उसको, अरे टिकट वगैरह बुकिंग करना, है ना, बहुत सारा काम के लिए, क्यूआर कोड, क्या क्या नहीं किया पेटीएम। फिर अभी पेटीएम का सबसे लेटेस्ट जो बड़ा काम है सर, वो पेटीएम पेमेंट बैंक है, ठीक है। मतलब आरबीआई रिकॉग्नाइज एक पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये पेटीएम का सबसे मतलब लास्ट मतलब बड़ा काम है सर जो पेटीएम अभी करके रखा है। तो ये जितना बार इसका रिजल्ट मतलब ऑब्जेक्ट बदला, उतना बार रेजोल्यूशन पास हुआ, और उतना बार इसके बारे में रजिस्टर, देखो ये देखो 2017 में रजिस्टर चेंज हो गया, अब शोभित श्रीवास्तव रजिस्टर था आरओसी दिल्ली में। सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दिया कि नहीं दिया? हेलो, कनेक्टेड हो सर? बोलो सर, बोलो। हाँ सर। बस यही कंप्लीटेड पॉइंट्स था। रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर एज अंडर, क्या क्या चीजें आपको बताना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशंस, resolutions which have been agreed to by all member of a company but which if not so agreed to would not have been effective for their purpose unless they had been passed as special resolution.
any resolutions of board of director of a company or agreement executed by a company relating to the appointment or reappointment of renewal of appointment or variation of terms of appointment of the managing director, ठीक है, अगर ये सब मैटर है तो इसे भी रजिस्टर के पास फाइल करना चाहिए, ठीक है। और resolutions or agreement which have been agreed to be by any class or member, class मतलब अलग अलग क्लास ऑफ शेयर होल्डर होता है सर, प्रेफरेंस शेयर अलग होते हैं, इक्विटी शेयर अलग होते हैं, डिवेंचर वाले अलग होते हैं, तो यहाँ यही बोला है सर, रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट व्हिच हैव बीन एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर बट व्हिच इफ नॉट सो एग्रीड टू would not have been effective or for their purpose unless they had been passed by a specified majority or otherwise in some particular manner, and all resolutions or agreement which effectively bind such class or member to not agreed to by all those members, मतलब जिस पर्टिकुलर मैटर में किसी का सम्मति ना हो, ठीक है, या किसी का सम्मति है किसी का नहीं है, तो ऐसे चीजें रजिस्टर के पास फाइल करना जरूरी होता है। Resolutions requiring a company to be owned up voluntarily, मतलब कंपनी को खुद से ही अपने आप को बंद कर देना चाहिए, उसके लिए रेजोल्यूशंस लिया गया। पास्ट इन पर्सेंस ऑफ सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, मतलब कंपनी बेसिकली दिवालिया हो चुका है, अब जो दिवालिया हो जाता है ना सर, उसे खुद से ही बंद कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब आगे से कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ये कहाँ बोला गया है? सेक्शन 59 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में। सर नॉर्मली ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ग्रुप 2 लेवल में इकोनॉमिक लॉ के अंदर, और सीएसीएमए वाले इसको फाइनल लेवल में पढ़ते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी मतलब जो कंपनी दिवालिया हो जाते हैं, तो दिवालिया कंपनी और न्यूली बिजनेस कैसे करेगा सर? पहले वो अपना सारा पुराना लोन जो है उसको रीपे करेगा, फिर जाके न्यू बिजनेस कर सकता है। तो पुराना बिजनेस को बंद करो, उंड अप कर दो सर वॉलंटरीली। रिजोल्यूशन पास्ड इन परस्यूएंस ऑफ द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 179, ठीक है, मतलब बेसिकली जो मैंडेटरी रिजोल्यूशन है जिसको रजिस्टर के पास दर्ज कराना जरूरी है, उसका लिस्ट आपके सामने रखा गया है जो 117 के हिसाब से है। और अगर आप फॉलो नहीं करते, पेनल्टी अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2, पॉइंट टू बी नोटेड सर, इफ एनी कंपनी फेल्स टू फाइल द रिजोल्यूशंस ऑफ द resolutions or the agreement under subsection 1 before the expiry of the period specified therein, मतलब जितने दिन के अंदर आपको रिजोल्यूशन नॉर्मली बोला 30 दिन के अंदर कर देना चाहिए, such company shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees and in case of continuing failure, और अगर आपका फेलियरिटी चलता रहता है, with further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, मतलब अगर आप टाइम पे रिजोल्यूशन का डिटेल सबमिट ना करते हो रजिस्टर के पास, तो आपको फाइन लगेगा सर, आपको पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा? 1 लाख रुपया। और अगर आप फिर भी आपका फेलियरिटी कंटिन्यू चल रहा है आपका, 500 टका हर दिन का, जितना दिन आप अपना गलती को सुधारते नहीं हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, नॉर्मली जो कंपनी में फाइनेंशियल मैटर में बॉस होते हैं सर, सीएससीएस सीएमए वाले ज्यादातर केस में, who is in default including liquidator of the company, मतलब जो बिजनेस को बंद करने के लिए, लिक्विडेटर कौन होता है? जो उंडअप कंपनी या लिक्विडेटेड कंपनी, मतलब बिजनेस को बंद करने का डिसीजन लेके रखा है, इफ एनी, लॉयर भी हो सकता है, shall be liable to a penalty of 50,000 rupees, और अगर उनसे भी गलती होता रहता है तो पर दिन का 500 टका for each day after first during which such failure continues, सब्जेक्ट टू 5 लाख टका ऑफिसर के लिए। मतलब अगर आप ऑफिसर हो, ठीक है, मतलब जो कंपनी में ये सब काम करने के लिए मेनली लायबल हो, ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली अपना काम नहीं करते, रिजोल्यूशंस को सबमिट नहीं करते, रजिस्टर के घर में जमा नहीं करते, ठीक है, टाइम पे नहीं करते, तो अगर टाइम पे नहीं करते और उसके बाद भी कंटिन्यू करते रहते हो, तो नॉर्मल आंसर की एज एन ऑफिसर आपको 50,000 का तो पेनल्टी लगेगा ही, और जितना दिन का देरी करोगे पर दिन का 500 टका, और ये मैक्सिमम 5 लाख तक आपको पेनल्टी लग सकता है एज एन ऑफिसर, ठीक है। तो ये कंपनी लॉ आजकल बहुत टफ हो गया है सर, मतलब टफ इन द सेंस ये फाइन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है आजकल। पहले वाला लॉ थोड़ा सा इजी था, मतलब 1956 वाला, उसमें पेनल्टी से किसी को डर नहीं लगता था, ठीक है, पेनल्टी से डर नहीं लगता था साहब, लेकिन आजकल पेनल्टी से डर लगने लगा, ठीक है, क्योंकि लोगों का डर खत्म हो गया था, लेकिन आजकल ये 50,000, 1 लाख, 5 लाख, ठीक है, साथ में जेल भी है, 6 महीना, 3 साल,
ठीक है, ये सब जेल का भी प्रावधान आ गया है, लोगों को डर लगने भी लगा है और उसका इफेक्ट भी दिख रहा है सर। आईसीआईसीआई का चंदा कोचर जी का सिचुएशन देखो, अब तो और भी केसेस सामने आ रहा है। हर चीज का खबर रखा करो, अब देखोगे कि क्या क्या चल रहा है कंपैरिजन में। गलती करने से किसी को मौका, मतलब सजा से छुटकारा किसी को नहीं मिलेगा सर, चाहे कोई भी हो। जो भी है, आई होप कि आपको आज का डिस्कशन समझ में आया। 114 से लेके 117 का डिटेल्स रेजोल्यूशंस के बारे में मैंने आज बात कर ली आपसे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिनट्स एंड मीटिंग के बारे में बात करूँ। मतलब 118 मिनट्स है, ऐसे तो मैंने मीटिंग के बारे में पहले बोल चुका था, बट मैं फिर से एक बार मीटिंग के बारे में, एजीएम का थोड़ा डिटेल्स होना चाहिए, जरूरी है, सेक्शन 96 का एरिया बात करूंगा। नेक्स्ट दिन मैं आपको मिनट बताऊंगा सर। मिनट मतलब बहुत जरूरी चीज है, सीएस को मिनट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है नॉर्मली, कि कंपनी अपना मीटिंग करने के बाद मिनट्स बनाते हैं और इसी को देखता है बाकी लोग। ठीक है, 118 119 में मिनट के बारे में डिटेल्स डिस्कशन है, और फिर मीटिंग का एक कंक्लूजन डिस्कशन रहेगा, मीटिंग के बारे में A to Z डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर को खत्म करेंगे सर। ठीक है, और उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग रेडी हो जाना सर। सेक्शन 88 से लेके 122 के बीच में जितना डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर मैंने टेस्ट लेना है। ठीक है, आज इतना ही है। अच्छा, जिन लोगों का पुराना लेक्चर्स मिस है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो इसके बीच में ये बाकी चैप्टर के डिस्कशंस मतलब एक बार रिकवर कर, ताकि आप भी टेस्ट में शामिल हो जाओ अगर किसी का मिस है तो। ठीक है सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ঠিক আছে, রাখলাম স্যার, গুড নাইট। ओके, टाटा, गुड नाइट।